ठीक है बच्चों, आगे के जो टॉपिक हमारे बच रहे थे शॉर्ट क्वेश्चंस में, मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ टॉपिक बताए थे। अब आगे का जो पार्ट है हमारा, जैसे 4 क्वेश्चन पीछे हमारे प्रीवियस वीडियो में थे, आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें अब आगे का जो टॉपिक है आपका एनर्जी डेंसिटी। बच्चों एनर्जी डेंसिटी होता क्या एक्चुअल में, होता क्या है, कहते किसे एनर्जी डेंसिटी। अब ये एनर्जी डेंसिटी हम कई टाइप की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी डेंसिटी यूज़ किया था। आप किसी भी स्टोर्ड एनर्जी को लेकर के किसी भी कैपेसिटर या किसी भी प्रॉपर्टी के बेस पर आप एनर्जी डेंसिटी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन सब के अंदर आपको एक ही चीज़ कॉमन मिलेगी कि एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी कंडक्टर के लिए उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी डेंसिटी है। जनरली आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे अगर हम बात करें इसको डिनोटिंग सिंबल का, तो हर एक फॉर्म में इसका अलग अलग डिनोटिंग सिंबल है। अब अगर मैं इसको एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि एनर्जी डेंसिटी, अगर आप एक कैपेसिटर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप एक कैपेसिटर को लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। अब कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम स्मॉल यू से। अब इसके लिए क्या होता है कि जो स्मॉल यू होता है कैपेसिटर के लिए, एक्चुअल में ये वैल्यू क्या होती है कि एनर्जी जो कि कैपिटल यू डिनोट करते हैं आप इसे, और अपॉन में इसका वॉल्यूम इनटू डी। अब कैपेसिटर के अंदर वॉल्यूम क्या होगा, कैपेसिटर के अंदर वॉल्यूम होता है उसकी प्लेट का एरिया और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, यानी कि कैपेसिटर प्लेट के अंदर क्या ऑक्यूपाइड स्पेस, और वो ऑक्यूपाइड स्पेस क्या बनता है उसका वॉल्यूम, यानी यहाँ उस वॉल्यूम को क्या कहा जाएगा, ए इंटू डी। अब ये जो U है ये उस कैपेसिटर की एनर्जी है। तो कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी डेंसिटी होगा U इक्वल स्मॉल u इक्वल कैपिटल U बाय ए डी होगा। अब यहाँ पे हम देखा जाए तो U को हम सॉल्व करते हैं CV², और आगे चल करके इनकी वैल्यू भी और डिफाइन कर सकते हैं। तो एक कैपेसिटर के लिए हम इसकी एनर्जी डेंसिटी को जब हम ये वाली वैल्यू रखते हैं तो लास्ट में जो डेरिवेशन आता है इसका, ये आता है 1/2 एप्सिलॉन नोड E², यानी ये पुट करके सारी वैल्यू के साथ में जो रिजल्ट आएगा। तो किसी कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन है वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नोड E²। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपेसिटर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। दूसरा, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, आप ध्यान दो इसकी यूनिट पर कि यहाँ एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी जो कि यूनिट क्या होती है जूल, और अपॉन में वॉल्यूम क्या यूनिट होती है, मीटर की क्यूब। तो यहाँ क्या बनेगा, जूल पर मीटर की क्यूब। तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी की जो यूनिट निकल के आएगी आपकी जूल पर मीटर की क्यूब, और कैपेसिटर के लिए ये वैल्यू कितना होगा 1/2 एप्सिलॉन नोड E²। दूसरा बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अंडर द अप्लाइड पोटेंशियल इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं VD से। अब देखो ये होता क्या है, एक्चुअली मान लीजिए आपके पास एक नॉर्मल कंडक्टर है जैसे आप मानते हैं। अब देखो किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कब होगा, करंट फ्लो होता है जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस कुछ भी पोटेंशियल अप्लाई करें। तो मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस आपने V पोटेंशियल अप्लाई किया। जब आप V पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और ये पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ्री स्पेस, और वो कहाँ होगा, लेंथ के अक्रॉस। यानी इलेक्ट्रॉन का जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री स्पेस होगा मूविंग के लिए वो होता है लेंथ के अक्रॉस। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, P से Q की तरफ, बट आप जानते हैं कि करंट हमेशा कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन P से Q की तरफ है तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, Q से P की तरफ, और साथ ही यही डायरेक्शन होती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। तो यहाँ पे इस कंडक्टर के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दरअसल इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होगी जो इस पोटेंशियल के अप्लाई करने के बाद में ऑब्टेंड होगी। साथ ही इसे VD से नोट करते हैं, और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है VD इक्वल A इंटू टो। अब क्योंकि ये भी वेलोसिटी होता है, क्योंकि इसका यूनिट वेलोसिटी के बेस पर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्योंकि A इंटू टो, A आप जानते हैं एस्केलेशन इलेक्ट्रॉन्स का, और टो का मतलब इसका टाइम, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब
पहले बिना किसी पोटेंशियल के अप्लाई कर रहे थे तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से इधर उधर टकरा रहे थे। उसके बाद में जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो अब इनकी एक पार्टिकुलर वेलोसिटी हुई, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उन दोनों के बाद जो वेलोसिटी बनेगी वो एवरेज, दो सिचुएशन वाली मिलकर के बनेगी एवरेज वेलोसिटी। यहाँ ए का मतलब एस्केलेशन है, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड अपनी वेलोसिटी को चेंज करता जाएगा। एस्केलेशन का मतलब है कि हर सेकंड में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यूनिट मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? द फ्लोइंग करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर के अंदर से पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी करंट पास होगा वो उसके लिए कहलाता है करंट डेंसिटी। साथ ही हम इसे डिनोट करते हैं जे से। अब इस बेस पर आप इसका फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी जे इक्वल होगा I/A। ठीक है, अब इसी के बेस पर जब फॉर्मूला आपको पता लगा तो आप इसी के बेस पर इसकी SI यूनिट बता दीजिए। SI यूनिट क्या होगी इसके लिए? तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट इज एम्पियर, क्योंकि करंट के लिए एम्पियर होता है मेजरमेंट, और पर एरिया, क्योंकि यानी कि पर मीटर स्क्वायर, एरिया का मतलब होगा मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट हो गया। अब इसी के बेस पर आप डायमेंशनल फॉर्मूला को सॉल्व कर लीजिए। I आपका करंट का सिंबल है जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, अपॉन में एरिया L की 2, तो आप जब ऊपर ले जाएंगे तो L की -2 इंटू A, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका मोबाइलिटी। बहुत काम की टर्म है, बहुत आती है पेपर में। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एवरेज वेलोसिटी जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा गया है, वो कहलाता है मोबाइलिटी। और मोबाइलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से, यानी यहाँ आपका जो म्यू है एंड दिस इज VD अपॉन कैपिटल E। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपको इस लैंग्वेज से पहले आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके माइंड में ये फॉर्मूले होंगे तो आप इनसे डेफिनेशन भी ड्राइव कर देंगे। यानी ये जो लैंग्वेज निकल के आ रही है ये बेस्ड किस पे है? फॉर्मूले बेस्ड है। तो आपको मेन क्या करना है? इनके फॉर्मूले बेस्ड याद रखने पड़ेंगे। जैसे जैसे फॉर्मूले याद रहेंगे आपको उसी तरह से इनकी डेफिनेशन भी आसानी से ड्राइव हो जाएगी। तो यहाँ म्यू इक्वल होगा VD अपॉन E। अब इसकी SI यूनिट की बात करें हम तो SI यूनिट क्या होगा इसमें? VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो कि इसके लिए क्या होगा? मीटर पर सेकंड, और अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम मीटर के बेस देखें तो इसकी एक यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, तो आप इसे कंबाइंड कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो आपके पास जो SI यूनिट होगी मोबिलिटी की क्या बनेगी? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ठीक है बेटा, अब आगे जो आपके 9 टॉपिक है, यानी कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो आगे वाला क्वेश्चन है 9, इसमें वो आता है रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी जो है एक्चुअल में रेजिस्टिविटी है क्या? ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में। रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर पर कैसे डिपेंड करती है, या किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, किस बेस्ड होती है? तो समझ लीजिए कि जो आपके पास रेजिस्टिविटी होती है एक्चुअल में ये है क्या? रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर के लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि इसको हम रो से डिनोट करते हैं। दूसरा, रेजिस्टिविटी रो जो होता है एक्चुअल में E अपॉन J होता है, यानी एक्चुअल हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? R इक्वल रो L/A। किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में अगर जो भी चेंज होगा वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड होगा, क्योंकि वो फिजिकल चेंज मतलब उसका लेंथ, उसका एरिया। और यहाँ भी रेजिस्टिविटी होती है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका मेन फॉर्मूला है या इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो यहाँ से निकालते हैं, E अपॉन J से। यानी किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो एक्चुअल में क्या है? द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी। तो आप लिख देंगे यहाँ द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी ऑफ कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रेशो होता है। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट बना लीजिए आप। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इसकी SI यूनिट भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। तो SI यूनिट ऑफ रो इज, अब क्योंकि ये ध्यान रहे कि E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि क्या होगा? वोल्ट पर मीटर, और J मतलब करंट डेंसिटी है जो कि क्या होगा? एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर
मीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वोल्ट पर मीटर स्क्वायर अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर। आप यहाँ से रो को सॉल्व कर लीजिए तो वोल्ट पर अपॉन में एम्पियर और रेजिस्ट वैल्यू आ जाएगी मीटर। अब ये ध्यान रखो V अपॉन A यानी कि वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है रेजिस्टेंस, यानी एक्चुअल में ये यूनिट बन जाएगी ओम मीटर, और शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं ओम मीटर क्योंकि ये ओम मीटर का सिंबल है। तो अब यहाँ से ऐसे भी इसे ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा आपके पास लास्ट का टॉपिक है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में सिर्फ आपको ये समझना है कि एक तो ये एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर, दूसरा हाउ मच एनर्जी इट विल बी इक्वल, तो 3.6 10 की पावर 6 जूल। तो सिर्फ आपको इसमें ये याद रखना है किलोवाट आवर में कि ये एक तो ये आपकी किसकी यूनिट है, दिस इज लिख सकते हैं आप, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किसकी यूनिट होती है ये, एनर्जी की, और इसमें एनर्जी कितनी वैल्यू होती है 3.6 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होती है। ठीक है बेटा, ये आज हमारा शॉर्ट क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, आप तैयार कर लेना, बोर्ड में बहुत आते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।